सो टुडेज लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज थायराइड ग्लैंड। आई थिंक आपको पता ही होगा। एंड थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने आई थिंक थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा तो पढ़ा हुआ ही होगा। 12th के अंदर आपके नीट के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? एंड सेकंड क्या बोला आपने? नहीं, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन उसी से सिक्रीट होता है। एनीथिंग एल्स? तो कैल्सिटोनिन का काम कहाँ पे होगा? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम होम्योस्टेसिस भी बोला जाता है इसको, बिकॉज इट रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। कितना ब्लड में कैल्शियम रहना चाहिए। और कैल्शियम का जो लेवल है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी ऊपर नीचे होने से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज रेगुलेटेड बिटवीन वेरी नैरो रेंज। 9.5 से 9.2 तक का ही कुछ उसका रेंज होता है, बहुत छोटा सा। अंदर आइए, अंदर आइए। गर्मी लगेगी, देखो आपको भी लगेगी। अच्छा, तो टेम्परेचर भी तो 20 रखा हुआ है, थोड़ा कम कर दो एक बार शुरू में। So what are the other hormones which are included in calcium metabolism? और उसके अलावा? So these are the topics which you should be appreciate learning in the thyroid gland. अरे इधर ही बैठ जाओ, कहाँ जा रहे तुम? बंद कर दो दरवाजा। इधर से आ जा बेटा, इधर से आ जा, तेरी जगह पड़ी। कहाँ हॉस्टल से आ रही हो? घर से आ रही हो? सो जो आज अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन जो सब अपन देखो वो इसके जो एक्शंस होते हैं ना, वो तो आपको मैडम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम। मैडम का ही लेक्चर था। शी इज नॉट हियर, दैट्स व्हाई आई हैव टू कम। अगर वो नहीं आई तो शायद मुझे आना पड़े वापस। बट today's lecture will be concentrated on synthesis of thyroid hormone, and synthesis of thyroid hormone is very important. अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, इस पे क्यों इतना स्ट्रेस दिया जाता है? थर्ड पॉइंट आप देखेंगे तो लिस्ट द स्टेप्स ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड ब्रीफली डिस्क्राइब देम. So this can be directly asked as a question in the short note also. And understand the role of TSH in thyroid hormone synthesis and secretion. This you know, TSH का क्या रोल है, क्योंकि ये आपको पहले बता दिया होगा कि जब आपके पिट्यूटरी पढ़ाई होगी ना, पिट्यूटरी में पढ़ा दिया होगा। तो पिट्यूटरी में नहीं पढ़ा? पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं सदा जी? टीएसएच आता है ना, क्या करता है टीएसएच? स्टिमुलेट करता है। इसका पूरा फुल फॉर्म बोलो। तो इसका फुल फॉर्म ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता था? मोबाइल यूज कर रहा था क्या? हाँ, बैग में कुछ है? पेन चाहिए? नहीं है तेरे पास? क्या करेगा, लिख के बुक में है सब। बैठो बेटा बैठो। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन किस चीज का होगा? थायराइड हार्मोन का, जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं T3 एंड T4।
ट्राइआयोडो और टेट्राआयोडो थायरोक्सिन। सो आपने पहले बताया खुद ने ही कि रेट एट विच द मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द इंडिविजुअल सेल्स इज रेगुलेटेड बाय द थायराइड हार्मोन, जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं। तो वो हमारे थायराइड हार्मोन का काम है। बाकी थायराइड हार्मोन मान लो कि जैसे इट इज सब्जी बनाई है किसी ने कभी? हाँ, सब्जी बनाते हैं तो क्या क्या पड़ता है उसमें? जीरा, है ना? तो नमक है, नमक, नमक के बिना तो सब्जी कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो हर सब्जी के अंदर नमक तो डलता ही है, तेल कम डालोगे ज्यादा डालोगे पर नमक तो डालोगे बराबर। तो उसी तरह से है कि हर प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन का प्रोसेस जो है वो काम आता है टू इनहेंस दैट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो भी मेटाबॉलिज्म है। कोई भी चीज, कोई भी एक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, इट इज मेटाबॉलिक, रिलेटेड टू सम प्रोसेसेस। प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। स्टेरॉइड सिंथेसिस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन कहीं जाके काम कर रहा है, एंजाइम बना, एंजाइम कुछ डाइजेस्ट करा रहा है, एंजाइम कुछ और प्रोसेस कर रहा है, एवरीथिंग कम्स मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के कारण से ग्रोथ हार्मोन को फंक्शन कर रहा है, थायराइड हार्मोन की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, क्या होता है भाई, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए ग्रोथ के टाइम पे तो ड्वार्फिज्म हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ड्वार्फिज्म हो जाती है एंड इट इज नोन एज थायराइड ड्वार्फ। एंड थायराइड ड्वार्फ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है बताओ? हॉस्टल से आया ना, घर से आया तो दौड़ के आया करो थोड़ा। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? किसी को नहीं पता? एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बैठ जाओ बेटा। किसी को पता है? कोई मतलब ऐसे वाइल्ड गैस भी करना चाहता है कि भाई ये हो सकता है सर? लो मेटाबॉलिक रेट तो अपन बात कर ही रहे हैं बेटा। मेंटल रिटार्डेशन, वेरी गुड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरल ग्रोथ एंड मेकिंग न्यू कनेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ। तो उस टाइम पे वो बच्चा ड्वार्फ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इफेक्ट होगी। उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, जो न्यूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण से जो थायराइड ड्वार्फ है वो आपका ग्रोथ हार्मोन के कारण से जो ड्वार्फिज्म होती है उससे डिफरेंस ये रहेगा कि ग्रोथ हार्मोन वाला तो रहेगा मेंटली साउंड, बट दिस विल बी मेंटली रिटार्डेड। So they are essential for mental, psychological development in infancy and early childhood. इसका और एक सीधा एग्जांपल है, ये तो चाइल्डहुड की बात हो रही है। अगर आप एडल्ट के अंदर थायराइड हार्मोन कम होता है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो पेशेंट, क्योंकि उनकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है, मेंटल मेटाबॉलिज्म, मेंटल न्यूरल कंडक्शन, ये सारी चीजें स्लो हो जाती है, जिस कारण से मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, एंड दे फील लाइक डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। इसी तरह से अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग देखें, अगर किसी का हाइपरथायरॉइडिज्म है तो उसको आप देखेंगे कि वो हमेशा एंग्शियस सा दिखेगा आपको। एक तो बॉडी पे उसके पसीने निकल रहे होंगे, बर्फ गिर रही है उसको गर्मी लग रही होगी, पंखा चलाओ, तो वो वाला हाल जो होता है बिकॉज, और सारे टाइम उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलते रहते, क्या करूं मैं, और खाने की भूख, क्यों? मेटाबॉलिज्म हो रही है इतनी ज्यादा बॉडी के अंदर, फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल आएगा कहां से? खाना खाना पड़ेगा, बार बार खाता है, भूख लग जाती है, फिर बाथरूम चले जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा, क्योंकि सारी चीजें इंक्रीज हो रही है तो गैस्ट्रिक की मोटिलिटी भी कहां जा रही है, वो भी इंक्रीज होगी। तो आप खाओ, जाओ, फिर खाओ। वो है ना एक जॉइंट है, कौन सा, या रेस्टोरेंट के नाम रखते हैं, ईट रिपीट, क्या क्या? हाँ हाँ, तुमने बोला था सही कुछ। हाँ, वो ईट स्लीप नहीं है, वो ईट बाथरूम एंड रिपीट। स्लीप का क्या मतलब है इसमें?
So every process will increase, every process of the body will increase, and depression, और उसके साइड में क्या होता है, साइकोसिस हो जाता है दूसरी साइड, इतना ज्यादा दिमाग वो रहता है अनस्टेबल, so that will cause psychosis. So पॉइंट आ गया अपने, पहला मेटाबॉलिज्म आ गया, देन ग्रोथ डेवलपमेंट आ गया, मेंटल साइकिल, ठीक है, वाइटल फंक्शंस में डेफिशिएंसी कॉज मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड एक्सट्रीम डिक्रीज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म. दैट्स वाई अगर आप देखें तो हाइपोथायराइडिज्म में शिकायत रहती है. आ जाओ यार, फूल नहीं है, मैं फूल नहीं लाया, तो तुम पे फूल की बरसात करते हैं, स्वागत करते हैं तुम्हारा, पान पसंद भी नहीं है, आ जा इधर, आ जा, बैठ, उनके साथ बैठ जा, दरवाजा बंद कर दे बेटे ढंग से. सो अगर आपने देखा हो तो हाइपो की जिनको शिकायत रहेगी उनको बॉडी वेट भी ज्यादा होगा, बॉडी मास विल इंक्रीज, स्लो मेटाबॉलिज्म, तो जो भी खाओगे वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट एज ए फैट होगा क्योंकि यूज नहीं हो रहा है. एंड अगर आप उसी के विपरीत देखो हाइपरथायराइडिज्म वाले को, तो उसके अंदर यू विल फाइंड द लीन बॉडी, थिन बॉडी, वो खा भी रहा है, जा भी रहा है और मास नहीं लग रहा बॉडी में. बिल्कुल उसकी शिकायत ये रहेगी, मेरे को तो मेरा वजन नहीं बढ़ता. Okay, so these are some of the characters. Now this E.T. कोचर इन्होंने डिस्कवर किया था थायराइड ग्लैंड की ये पैथोलॉजी और इसके बारे में. So you can go ahead and read it in your book. डेवलपमेंट आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा. It is primitive pharynx during 3rd week of gestation along with the thyroglossal duct. It migrates from the floor of the tongue to the neck. Therefore, ectopic thyroid gland may be located in the base of the tongue, which is called as lingual thyroid. Normally, thyroid hormone synthesis begin in 11th week of gestation. This can be very good MCQ. 2-3 MCQ आ जाते हैं इन 2 लाइनों के अंदर. कौन से वीक में सिक्रीशन चालू होता है, एक ही MCQ बन जाएगा. कहां से ओरिजिन होती है, कौन से वीक में होती है, देन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू कहां मिलते हैं, लाइक दिस. नाउ ये तो सबको पता है थायराइड ग्लैंड कहां लोकेटेड होती है. अपन ने हार्ड रॉक कौन है भाई, शक्ल देख के तो नहीं लगता तो हार्ड रॉक वाला. खड़ा हो, क्या नाम है तेरा, ये क्या है बेटा, फोन आया क्या, वेरी इंटरेस्टिंग. कब टाइम मिल गया तुम्हें 9:30 का अलार्म लगाने का. अच्छा एग्जाम के अंदर हुआ है ना, चल जस्टिफाइड है, कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ. सो भाई बंद कर दे उसको, नहीं तो हर एग्जाम हर वो लेक्चर में तेरा बज रहा होगा गिटार. सो इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू ट्रैकिया. ट्रैकिया अपन ने ट्रैक करनी सीखी थी, ट्रैकिया क्लिनिकल एग्जाम में, ये 3 फिंगर से ऐसे करके अपन ने ट्रैकिया लोकेट करनी सीखी थी. तो ट्रैकिया के जस्ट आगे ही ये रहता है. जब ट्रैकियोस्टोमी करते हैं तो थायराइड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ट्रैकियोस्टोमी इज अ प्रोसेस विच इज डन इन इमरजेंसी कंडीशन. अगर किसी का सांस लेने में दिक्कत हो रही है ऊपर वाले हिस्से, अब मान लो बाइक चलाते हो तुम लोग, एक्सीडेंट हो गया, हो जाता है बहुत बार बहुत लोगों का, और कई बार कुछ और कंडीशन भी होती है, कैंसरस कंडीशन, किस तरह की कंडीशन हो सकती है जिसमें अब वो ऊपर से सांस नहीं ले पा रहे, तो डायरेक्टली यहाँ से ट्रैकिया को काट के उसके अंदर नली डाल देते हैं सांस की. तो दैट इज ट्रैकियोस्टोमी डन फॉर रेस्पिरेशन एंड अदर थिंग्स. कई बार और भी कारण से करी जाती है टू असेस द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स, लंग्स और समथिंग लाइक दैट. सो ट्रैकियोस्टोमी और ट्रैकिया के पास में इसके 2 लोब हैं एंड इट इज बटरफ्लाई शेप्ड एंड इट इज नोन एज पिरामिडल लोब. 15 to 20 ग्राम है इसका वेट. आगे चलो. सर्जिकल प्रिकॉशन ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी. During thyroid surgery, utmost care is taken to remove parathyroid. So parathyroid gland इसके जस्ट पीछे होती है,
तो उस वो ना निकल जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ध्यान से इसको एक्सरसाइज करके निकालें, दैट आर रिमेंडेड इन द थायराइड टिश्यू, अदरवाइज दैट लीड टू एक्यूट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और उसको हम हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी बोल सकते हैं, फोलेट थायराइड। ऑल्सो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है वो भी बिल्कुल पास से जाती है, तो ट्रांसवर्स बीनीथ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑन बोथ साइड, देयरफॉर केयर इज टेकन टू प्रिवेंट द डैमेज, दिस अवॉइड्स वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। तो ये 2-3 चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे इट इज वेरी वेस्कुलर ऑर्गन, इसमें करीबन 10 गुना ब्लड पहुंचता है बाकी नॉर्मल टिश्यूज से, 10 से भी ज्यादा होगा, आएगा अभी। तो उस कारण से इट इज वेरी वेस्कुलर, सो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है। एंड सो इसका ब्लड कौन लेके जाता है? थायराइड आर्टरी, थायराइड आर्टरी की इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एंड ब्रांच है क्या ये एक्सटर्नल कैरोटिड की? ओके, so you know that better than me. There are 2 arteries of external carotid artery, superior and inferior thyroid artery. तो ये किस तरह से इसको लपेट लेते हैं पूरा। क्यों ऐसा क्यों है, क्यों इतना वेस्कुलर टिश्यू है ये? क्वेश्चन नहीं पूछते यार तुम लोग, क्वेश्चन पूछो, दिमाग में जगाओ अपने आप में, नहीं तो नेक्स्ट में तुमको नेक्स्ट कर दिया जाएगा, आना नेक्स्ट ईयर। कल अनाउंसमेंट हो चुका है नेक्स्ट का, आया था कोई तुम में से? क्यों नहीं आए? कहे का प्रैक्टिकल था? हमारे तो दुकान बंद करके बैठे थे हम तो यहाँ बैठे, प्रैक्टिकल कौन ले रहा था तुम्हारा? हाँ, ये तो यार तुम्हारी मर्जी है फिर, देखो आना चाहिए था यार, तुम लोग देख के आना चाहिए था उसको, कल अच्छा खासा वो था, प्रेजेंटेशन था। खैर ठीक है, जो भी है, नेक्स्ट ईयर 24 से हो रहा है ये जो बैच रनिंग है अभी, इट विल गिव नेक्स्ट, और उसका कुछ अभी मॉक होगा 29 या कुछ ऐसे दिसंबर में या कभी, जो भी डेट है, नहीं दिसंबर नहीं, जून जुलाई में ही होगा। तो जून तो निकलेगा, जुलाई में होगा शायद, तो मॉक टेस्ट होगा और उसके बाद में फाइनल भी होगा। तो अब आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा पास होने के लिए, डिग्री लेने के लिए आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, एंड इट हैज थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट। तो भी आई थिंक कितने हैं, 6 एग्जामिनेशन, 6 से ज्यादा है यार, 6 पक्का, हाँ 5 दिन तक चल रहे थे तो 6 ही होंगे, एक दिन का गैप है बीच में, और एक दिन के अंदर 2 एग्जाम है, एक मेजर एक माइनर, एक मेजर एक माइनर। जैसे मेडिसिन के साथ शायद पीडिया है, तो सर्जरी के साथ ऑर्थो है, और गायनेक के साथ में और कुछ है जो भी। सो और 3-3 घंटे के एग्जाम होंगे, 2 घंटे का ब्रेक होगा, 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन ऐसे कुछ है नंबर। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और उसमें कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, साफ, दे मेड इट वेरी क्लियर, it will be assessing your clinical abilities and applicability, it will not be assessing your knowledge जो आप क्रैम करके लेते हो कि ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया, खत्म हो गई बात। तो स्टार्ट थिंकिंग whenever you are reading or somebody teaching कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सर क्यों बोल रहे हैं कि भाई थायराइड के अंदर इतनी वेस्कुलरिटी है, सर्जरी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इतनी सब बातें बता रहा हूँ, तो उसके पीछे तुम्हारे को पता होना चाहिए क्या है, क्या रीजन क्या है, इतना वेस्कुलर क्यों बनाया है इसको, क्योंकि भाई यहाँ से हमको आयोडीन ट्रैप करना है, वी हैव टू ट्रैप आयोडीन फ्रॉम द ब्लड। सोर्स क्या है आयोडीन का? तो ब्लड से आता है, खाने के साथ आता है। कभी तुमने सुना होगा पहाड़ी एरिया में गोइटर ज्यादा प्रेवलेंट है, क्यों? उसी के बाद में हमारा जो आयोडीन का जो सॉल्ट है, उसके अंदर आयोडीन डालना शुरू किया गवर्नमेंट ने, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ नमक, आयोडाइज नमक। इतना ऐड देती गवर्नमेंट, पागल है, पैसा खर्च कर रही है। क्यों होता है? अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। भाई पानी ऊपर से आता है और नीचे की साइड बहता है क्योंकि ग्रेविटी है। अब पानी क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बहा के ले जाएगा। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे आयोडीन की कमी हो जाती है और वो आयोडीन नीचे आता है। नीचे जो प्लेन्स में रहते हैं लोग, उनको दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको पानी के साथ में
और जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन मिल जाता है। बट जो पहाड़ों पे रहते हैं क्योंकि उनका वॉश आउट हो गया तो वहां पे कमी होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से, या फिर कोई और कारण भी होते हैं थोड़े बहुत, जिसके कारण से कि भाई आप ऐसे सब्सटेंसेस खा रहे हैं जो आयोडीन अपटेक को इनहिबिट करते हैं, उन कारणों से भी हो सकती है। बट द मेन रीजन इन हिल एरियाज इट इज बिकॉज ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ आयोडीन। सो इसको इसीलिए वैस्कुलर बनाया गया कि ये अच्छे से ट्रैपिंग कर सके। थायराइड ग्लैंड इज रिच इन ब्लड सप्लाई विच इज मैक्सिमल अमंग ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड, ब्लड फ्लो पर ग्राम इवन मोर देन दैट ऑफ किडनी। अभी किडनी पढ़ी ना आपने, उसका ब्लड फ्लो बहुत होता है कि जीएफआर है, ये है, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। एंड एक्सटर्नल जुगुलर इसको ड्रेन करती है। इनर्वेशन, थायराइड ग्लैंड इज innervated by autonomic nerves, sympathetic innervation, autonomic innervation. Sympathetic innervation play important role as it has direct influence on function of thyroid gland. Okay, so thyroid gland के अंदर चीज क्या होती है? Basically follicles होते हैं. These are the follicles. So these are the follicles जो आप दिख रहे हैं, गोल 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 जो दिख रहे हैं बड़े वाले, ये follicles हैं। follicles लाइन होते हैं क्यूबॉइडल सेल से, और बीच में क्या रहता है उनके? ये कॉलॉइड है, दिस इज नोन एज कॉलॉइड। जो मटेरियल रहता है बीच में दैट इज नोन एज कॉलॉइड एंड इट इज लाइंड बाय द फॉलिकुलर सेल्स जो कि क्यूबॉइडल शेप होता है। क्या हुआ भैया, बंद ही कर दिया आपने? यार टॉर्चर करना चाह रहे हो आप हमको, ऐसे कैसे लेक्चर होगा? मैं तो ऐसे ही पसीने आ रहे, ले जाओ बाल्टी ले आओ यार। कुछ तो ऑल्टरनेट करो यार, कुछ जल्दी जोड़ नहीं सकता क्या? ठीक है, थैंक यू। इसको खुला रख दीजिएगा बेटा, खोल दे इसको पूरा, आने दे हवा को। गार्ड साहब तुझे दरवाजे तो खोल दो, कम से कम हवा निकले कोई थोड़ी। सारे खोल दो आगे पीछे के साथ, वेंटिलेशन, नहीं तो यहाँ पे कोई बेहोश हो जाएगा अभी। मूड ही खराब है। सो द सेल्स विच आर लोकेटेड नॉन, ये है सेल, और इसके पास पास जो रखे हुए हैं ना, दैट इज नोन एज पैराफॉलिकुलर सेल। जो बाहर है, फॉलिकल के बाहर है, साइड में है, वो पैराफॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकल और पैराफॉलिकुलर सेल दोनों अलग अलग चीजें सिक्रीट करते हैं। एंड ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की जो साइज कॉलॉइड है, कॉलॉइड की साइज डिपेंड होती है कि एक्टिविटी कैसी है ग्लैंड की। अगर एक्टिविटी ज्यादा है ग्लैंड की तो कॉलॉइड की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ये सेल बड़े हो जाएंगे, और यही जब डॉर्मेंट होगी तो ये साइज जो है छोटी हो जाएगी। अभी आगे देखेंगे। नाउ दिस इज अ माइक्रोस्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या माइक्रोविलाइज होते हैं सेल्स के, ये क्या करते हैं, काम आते हैं कि ब्लड से ट्रैप करते हैं आयोडीन को। तो इनका फंक्शन माइक्रोविलाइज का ये है। देन सिक्रेटरी वैक्यूल्स, आपको पता है सिक्रेटरी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, और ये निकलते कहाँ से? गोल्गी अपरेटस से। तो उस गोल्गी अपरेटस के जस्ट पीछे न्यूक्लियस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सब सिंपल। नाउ दिस इज द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के हिसाब से फॉलिकल की साइज कैसी रहती है उसके हिसाब से, सॉरी कॉलॉइड की साइज छोटी हो जाती है एंड फॉलिकुलर सेल्स की साइज बड़ी हो जाती है ड्यूरिंग द हाई एक्टिविटी, क्योंकि सेल में हो रही है एक्टिविटी तो सेल विल इंक्रीज इन द साइज। एंड जो कॉलॉइड है उसके अंदर आयोडीन पड़ा हुआ होता है, स्टोर करा होता है, तो वहां से ये आयोडीन उठा के आयोडीन का मेटाबॉलिज्म चालू कर देते हैं एंड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग थायराइड हार्मोन। ये मॉडरेटली एक्टिव है एंड ये इनएक्टिव है, फ्लैट हो गए सेल बिल्कुल। नाउ द सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म, T4 थायरोक्सिन बोलते हैं, ट्राइहेड्रोथायरोक्सिन। देन RT3 भी एक होता है जो सिक्रीट होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, बट इट इज नॉट फंक्शनल।
रिवर्स थायराइड, इससे हम लोग ये साथ में बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है बेसिकली, बट इसका फंक्शन कुछ नहीं है, ये कोई काम नहीं करता, एक्टिविटी नहीं करता। बट हमारे पास फायदा ये है कि ये एक्टिविटी नहीं करता, तो इससे क्या होता है कि हम लोग इसको निकाल के हम पता कर सकते हैं कि सिक्रीशन कितना हो रहा है थायराइड हार्मोन। इसकी वैल्यू अगर हम पता कर ले, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा, इनएक्टिव है, तो वैसा का वैसा रहेगा, तो इसको पता करके हम लोग क्वांटिटी पता कर सकते हैं कि कितना थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। एंड कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैराफॉलिकल। तो जब आपको थायराइड फॉलिकल्स की बात होगी तो आप क्या बोलेंगे? T4, T3 एंड RD3। बट अगर थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है तो यू विल से T4, T3, RT3 एंड कैल्सिटोनिन। चार चीजें सिक्रेट हो रही है। नाउ कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सेल, जो अपन ने देखे थे, सी सेल्स बोलते हैं ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब इसमें भी T3, T4 में भी क्या प्रॉब्लम है कि T3 इज एक्टिव फॉर्म विच डू ऑल द फंक्शंस फॉर थायराइड हार्मोन के जो फंक्शन है वो T3 कर रहा है। T4 इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड T4 कन्वर्टेड इनटू T3। स्टोरेज वाला हार्मोन है T4, बट T4 इज सिक्रेटेड मोर इन क्वांटिटी इन थायराइड ग्लैंड। तो एक्टिविटी ज्यादा किसकी है? T3, बट सिक्रीट ज्यादा कौन है? T4, बट इट कैन बी पेरिफेरली कन्वर्टेड इनटू। So T4 is mainly a prohormone, RT3 is physiologically inactive. Now these are the steps, please write down all the 5 steps as it is. So number 1 is first step, जो माइक्रोप्लाइज हमने देखे थे, वहां पे चैनल्स होंगे और उन चैनल्स के थ्रू हम लोगों का जो आयोडीन है वो एंटर करेगा फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, और उन चैनल्स को बोलते हैं PIH। PIS, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट। अरे नहीं है तो पन्ना कोई लोड नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, तो अपने दिमाग में याद कर लो। आ जाओ, आप अपना काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन ट्रैपिंग, देन कन्वर्जन। अब जो आयोडीन आपने पकड़ा उसको आप क्या करोगे? आयोडाइड, कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। जो था वो आयोडाइड था, जो हम अब्जॉर्ब होता है, जो हमारी गट से अब्जॉर्ब होता है, आयोडाइड फॉर्म में होता है, देन इट इज कन्वर्टेड टू आयोडीन। देन थर्ड स्टेप इज, अब इसके साथ में ये तो एक एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट के साथ में हमें कुछ बायोलॉजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस अपना ऐड करना पड़ेगा, जिसके प्रोटीन होता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन हम इसके साथ इसमें ऐड करेंगे, तो थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस करना पड़ेगा, फिर दोनों को एक साथ में जोड़ना पड़ेगा, विच इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, एंड देन प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो पहले आपने आयोडाइड को लिया, देन यू कन्वर्टेड आयोडाइड इनटू आयोडीन, ताकि हम उसको यूज कर सकें। आयोडाइड क्यों आता है? क्योंकि आयोडाइड ही अब्जॉर्ब होता है गट से। जब गट से अब्जॉर्ब होगा तो आयोडाइड फॉर्म में होगा, आयोडीन फॉर्म में नहीं होता। तो आपने उसको लिया, कन्वर्ट किया, देन थायरोग्लोबुलिन को साथ साथ में टीजी बोलते हैं इसको, थायरोग्लोबुलिन को, टीजी को आपने सिंथेसिस किया, इट्स अ प्रोटीन जो सिंथेसिस होगा, एंड देन both of them will react with each other and they got patched up together, तो उसको हम बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन, एंड देन प्रोटियोलाइसिस थायरोग्लोबुलिन टू सिक्रीट द थायराइड हार्मोन। तो एक बहुत ही बढ़िया डायग्रामेटिक फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो ये डायग्राम बनाओ और इसी को एग्जाम में भी बनाना, इसको जिंदगी भर के लिए याद रखो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना? चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं ऐसा। तो यहाँ पे आपका आयोडीन जो है, आयोडाइड बेसिकली
is getting inside. 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है। चलो, so our first step is here. जब ये डायग्राम बनाओगे तो फर्स्ट स्टेप आपको 1 लिख लेना, यहाँ पे अभी 1 आपकी बुक में लिखा होगा। बुक है ना एक जने के पास? अरे बुक कौन खोल के बैठा था? एक जने के पास बुक थी ना खुली हुई। हाँ ये बोल दो नंबर 1 कहाँ लिखा हुआ है? इसमें लिखा है ना NIS है। हाँ, सो दिस इज नोन एज, यहाँ पे आप चैनल बनाओ NIS लिखो उसमें। सो NIS का फुल फॉर्म होगा हमारे सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट, एंड इट इज एक्टिव चैनल विच विल रिक्वायर द एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द आयोडीन। तो आप फर्स्ट स्टेप लिखो, और ये जो गोल बना हुआ है इसके अंदर लिख दो NIS, N फॉर सोडियम, I फॉर आयोडीन एंड S फॉर सिम्पोर्ट। तो NIS चैनल्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं और वो आयोडाइड को ट्रैप करते हैं वहां पे। तो सोडियम के साथ में आयोडाइड जाएगा, ठीक है। अब दिस आयोडाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, जो कि कॉलोइड के अंदर चला जाएगा फिर आगे। और सिमिलरली एट द सेम टाइम ये सेकंड स्टेप हो गया, आयोडीन आयोडाइड विल बी कन्वर्टेड सेंट टू द कॉलोइड एंड कन्वर्टेड टू आयोडीन, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप इज न्यूक्लियस इज सिंथेसाइजिंग TG, दिस इज थर्ड स्टेप। एंड उसका एक्सोसाइटोसिस होगा एंड इट विल गो इनटू कॉलोइड, जहां पे दोनों मिक्स होके फिर फोर्थ स्टेप इज कपलिंग रिएक्शन। फोर्थ इज कपलिंग रिएक्शन। थर्ड इज थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। तो यहाँ पे थर्ड लिख दो TG के आगे, दिस इज द थर्ड स्टेप। सो आयोडाइड भी अब्जॉर्ब होके इधर आ गया, थायरोग्लोबुलिन भी आ गया, अब उसके साथ में आयोडीन अटैच होगा, तो दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे कपलिंग हो रही है, दिस इज फोर्थ। एंड कपलिंग होने के बाद में व्हाट विल बी फॉर्म्ड? MIT, DIT, T3, T4। तो MIT is monoiodothyroxine, DIT is diiodothyroxine, then triiodo आपको पता है T3 and 4 वाला होता है T4 thyroxine, जिसको हम बोलते हैं। Now it will enter back into follicular cells and वहां पे proteolysis होगा इसका, and it will be released as T4 and T3 in blood. So this is the fifth step, this proteolysis. If you see, proteolysis of thyroglobulin and secretion of thyroid hormone, this is the fifth step. Everybody is clear? कोई डाउट है किसी को? क्या कर रहे हो तू? हैं? हो गया? कितने स्टेप है इसके अंदर? खड़ा हो जा, पहले बात कर रहा था, टीचर खड़े हो जाएगा। तुमने हाँ? अच्छा, चलो, कितने स्टेप्स होते हैं थायराइड हार्मोन सिंथेसिस? क्या क्या थे बताओ? तुम्हें याद नहीं हो रहा तो लिख के नहीं। क्या लेके आया थैले में? बिस्किट लेके आया सबके लिए? क्या लाया? खोल के दिखाओ।
बस। कॉपी नहीं दिलाई घर वालों ने? रजिस्टर के पैसे नहीं दिए? पेन के पैसे? पेन कहाँ दे रहा? पेन भी नहीं है, हैं? किसको दिया है? हैं? बाहर क्यों? ऐसे क्या बांटता वाला? लो मैं पेन लाया, हैं? रख दे इसको, वापस रख दे। चल गिन के बता कितने लोग हैं। घूमता घूमता गिन सकते ना, एक एक करके, 1 2 ऐसे गिन। वहां से चालू कर। चल चल चालू कर, बाहर निकल, तो बॉडी बना, काम कर। तेरा शरीर किस काम का है बाकी? बैठे रह के सो रहा है क्लास के अंदर। अभी बताया तो डिग्री नहीं मिलेगी, बैठे बैठे सोते रहना रूम पे। फिर घर वाले पूछेंगे 5 साल क्या किया बेटा तूने? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? भाई किसी को डाउट है पूछे? खड़ा हो। मुन्ना खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। हाँ तू और कौन? बहुत गर्मी लग रही है तेरे को? वेंटिलेट कर रहा है खुद को? बता स्टेप्स बता कौन से होते हैं? तेज बोलना थोड़ा। स्टेप्स बताओ कितने हैं टोटल स्टेप? 5 स्टेप है। तो शुरुआत कहां से होती है? हिली एरिया से। हिमालय को याद रखो। तुम्हें पता है पतंजलि ने एक शॉट निकाला था, रॉक सॉल्ट, और उस पर लिखा हुआ रहता था, सॉल्ट नहीं पतंजलि का ही सॉल्ट था, बोले डायरेक्ट हिमालय से लेके आए। उसमें तो बहुत वो आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे कि बाबा अभी अभी लेके आए, कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए। या हिमालयन सॉल्ट। तो क्या कहां से स्टार्ट होता है? आयोडीन ट्रैपिंग। नेक्स्ट आयोडाइड के फॉर्म पे ऑब्जर्व। फिर क्या करोगे? अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। फिर कन्वर्ट हो गया, अभी और क्या चाहिए? आयोडीन आ गया, उसके अलावा क्या चाहिए अब अपने को? उसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ, इट्स एलिमेंट, तो उसको जोड़ना पड़ेगा तभी वो फंक्शनल होगा। तो कौन सा प्रोटीन रहेगा? थायराइड है तो थायरोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बनेगा। थर्ड स्टेप हो गया। अब दोनों बन गए, अब क्या करें? पीसिंग। तो चक्की चलाओ ना, उसमें क्या बनाओगे? क्या क्या बनेगा वो याद रखना पड़ेगा बेटा। वैसे कुछ है नहीं उसमें भी, मोनो डाई ट्राई टेट्रा बन गए 4, T4 T3 एमाइडी टायरोसिन। उसके बाद 5th स्टेप, अब इनको ब्लड के अंदर भी तो भेजना है, वापस से फॉलिकल के अंदर आएगा और इस तरह से आएगा कॉलोइड के ग्रेन्यूल की तरह, एंड देन इट विल बी प्रोटोलाइज्ड, प्रोटियोलाइसिस, एंड रिलीज इनटू द ब्लड। गिन लिए कितने लोग हैं? 119। रोल नंबर लिख के दे 119 बच्चों के, जल्दी से 1 2 3 से लिखना। नाउ ये मैं बार बार क्यों स्ट्रेस कर रहा था कि इसको आपको याद रखना है, इसको आपको करना है, क्यों? ये आपके देखो अभी तो फर्स्ट ईयर आ गया, अपने थायराइड पूछेंगे उसके अंदर आ जाएगा। देन सेकेंड ईयर में आपकी दवाइयां बनेंगी, और दवाइयां बनेंगी इसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यही तो स्टेप है। अब आपको हाइपोथायराइडिज्म का केस आ रहा है, तो आपको उसको थायराइड देना पड़ेगा बाहर से। पर हाइपर थायराइड आ रहा है तो क्या करोगे? तो फिर इस सिंथेसिस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। इस सिंथेसिस प्रोसेस को किसी न किसी सेट पे, किसी न किसी साइट पे आपको रोकना पड़ेगा, और उसको रोकने के लिए आपके पास दवाइयां बनेंगी,
तो वो इसी पूरी की पूरी जो ये साइकिल है, जो सिंथेसिस प्रोसेस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके किसी ना किसी स्टेप पे जाके वो इनिबिट करेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप फाइनल ईयर में जाओगे, मेडिसिन में जाओगे, अगेन थायराइड केस विल बी देयर, थायराइड सर्जरी के अंदर भी आएगा, दोनों में, मेडिसिन सर्जरी दोनों में लगता है केस। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। आप अलग अलग जगह पे, अब जैसे एनआईएस है, यहाँ पे एनआईएस एक चैनल है, अब चैनल का इनहिबिटर बना लो आप, चैनल का इनहिबिटर बना लिया तो क्या होगा, चैनल फंक्शन नहीं करेगा, तो आयोडीन जा ही नहीं रहा अंदर, बनेगा ही नहीं हार्मोन, हार्मोन खत्म हो गया। तो अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अपन ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े थे सभी हार्मोन्स के, उनमें से एक था स्टेरॉयड हार्मोन वाला, जिसमें क्या होता है कि जो हार्मोन है डायरेक्टली अंदर चला जाता है सेल के अंदर, जाके रिसेप्टर रहते हैं उसके सेल के अंदर, तो इसके भी सेल के अंदर रिसेप्टर रहेंगे, वहां पे ये कंबाइन करेगा अपने रिसेप्टर से, एंड देन इट विल गो इनटू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, एंड फिर क्या होता है, अरे ये नहीं बेटा, कहाँ तू पीछे रह गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया, सिंथेसिस हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया। अब अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा था, मैंने ही पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स का फंक्शन कैसे कैसे मैकेनिज्म करता है। न्यूक्लियस के सेल के अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म विल बी हैविंग receptor for the hormone, that receptor will combine with the hormone and take it inside the nucleus, nucleus में जाने के बाद क्या होगा, हाँ, तो वहां पे एक पर्टिकुलर साइट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए में जाके डीएनए के साथ कंबाइन करेगा, बट एक साइट रहती है डीएनए के अंदर जो कि थायराइड स्पेसिफिक साइट रहती है, उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके ये कंबाइन करेगा, एंड इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड फॉर्म न्यू प्रोटीन, एंजाइम्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट विल लीड टू द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये सारे एक्शन होते हैं, इंक्रीज एमआरएनए, इंक्रीज इंट्रासेलुलर सेलुलर ग्रोथ, म्यूटेशन, maturation, increase in intracellular enzyme, increase in mitochondrial formation, respiratory enzymes, transportation activity.